के कर्ज में डूबा श्रीलंका दिवालियापन की कगार पर पहुंच गया है। वहां पर महंगाई और भुखमरी दोनों ही बढ़ रही हैं। श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस इतना गहरा हो गया है कि वहां के लोगों के लिए सोना खरीदना दूध और ब्रेड खरीदने से ज़्यादा आसान हो गया है। लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है और श्रीलंका जिन चीज़ों के लिए आयात पर निर्भर है, जैसे कि दूध का पाउडर, चावल, उनका जो सामान है उसके स्टॉक में बहुत कमी आ गई है। विशेषज्ञों ने ये चिंता व्यक्त की है, अगर यही आलम रहा तो श्रीलंका से भारत की ओर रिफ्यूजियों की तादाद बढ़ जाएगी और ये संकट 1989 में जो सिविल वॉर के टाइम पर फेस किया गया था उससे भी ज़्यादा गहरा हो सकता है। तो आइए आज की वीडियो में एक डिटेल एनालिसिस करते हैं कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से श्रीलंका को एक गहरे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। चाइना का इसमें क्या रोल है, भारत क्या श्रीलंका की मदद करेगा और भारत और श्रीलंका के द्विपक्षीय संबंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर्स में क्या कुछ चल रहा है। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि श्रीलंका का जो इकोनॉमिक डाउनफॉल हो रहा है, क्या कुछ ऐसा था जिसकी वजह से ये डिजास्टर हुआ है, इसको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, इसके बाद बताया गया है कि जो श्रीलंका के सिविल वॉर से जख्म लगे थे वो अभी तक भर नहीं पाए हैं, उनसे श्रीलंका अभी तक उबर नहीं पाया है। साथ में ये बताया गया है कि जो श्रीलंका का फॉरेक्स क्राइसिस हो रहा है फिलहाल, उसका एक बहुत बड़ा कारण वहाँ का टूरिज्म सेक्टर भी है जो कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से हिट हुआ था। इन सारे ही कारणों पर एक एक कर हम बाद में डिटेल से चर्चा करेंगे। फिलहाल समझते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है। देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त हो गया है और एक ऐसी कंट्री जो बहुत ज़्यादा अपनी ज़रूरतों के लिए आयात पर निर्भर हो, जिसको जो है डॉलर में ही पे करके चीज़ें खरीदनी पड़ती हो, उसके लिए काफ़ी विकट स्थिति होती है। एक संडे टाइम्स की न्यूज़ भी आई थी कि श्रीलंका ने अपने फॉरेक्स रिजर्व को संभालने के लिए अपने गोल्ड का लगभग 54% बेच दिया है। हालांकि श्रीलंका की तरफ से आधिकारिक पुष्टि इस बात की नहीं की गई है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए भी पैसे नहीं हैं, जहां पर श्रीलंका को इस साल लगभग 6 से 7 अरब डॉलर का कर्जा चुकाना है। वहीं उसका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो लगभग 2.2 अरब डॉलर ही रह गया है। यानी कि आप चीज़ों को आयात करने में पैसा खर्च करेंगे या अपना कर्जा चुकाने में पैसा खर्च करेंगे, इस चीज़ को लेकर ही कंट्री के सामने एक संकट पैदा हो गया है। यहाँ पे देखिए बताया है कि जैसे ही श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ता जा रहा है तो ऑफिशियल्स कह रहे हैं 2000 से 4000 रिफ्यूजी जो हैं वो भारत की तरफ रुख कर सकते हैं। देखिए 1989 में जब श्रीलंका में एक सिविल वॉर हुआ था, वहाँ पे जो मेजॉरिटी बुद्धिस्ट सिंहली थे और जो माइनॉरिटी तमिल्स थे, उनके बीच में बेसिकली एक गृह युद्ध की सिचुएशन आ गई थी। तो उस टाइम पे बहुत बड़ी संख्या में जो है शरणार्थियों ने भारत की ओर रुख किया था और आज भी भारत में लगभग 60,000 श्रीलंकाई शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। इसके अलावा उन कैंपों से अलग भी 30,000 रिफ्यूजी रह रहे हैं। यानी कि श्रीलंका से ऑफिशियल डाटा ये कहता है लगभग 1 लाख शरणार्थी ऑलरेडी रह रहे हैं। और अगर हमारे पड़ोस में फिर से कोई इकोनॉमिक क्राइसिस संकट होता है, जो कि हो भी रहा है, तो हमें शरणार्थी संकट जो है बहुत हद तक फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए पड़ोस में अगर कुछ भी होता है, अगर पड़ोस में आग लगती है तो उसकी गर्मी अपने घर तक भी पहुंचती है। ये कहावत यहाँ पर सिद्ध साबित होती है। आगे देखिए बताया गया है कि खाने वाले जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जो घरेलू करेंसी है वो डिवैल्यूएट होती जा रही है, फॉरेक्स रिजर्व घटता जा रहा है और इस सब को रेगुलेट करने के लिए उन्होंने 2021 में एक आपातकाल भी घोषित किया था। इस आपातकाल के बारे में भी हम देखेंगे। अब देखिए, विश्व बैंक ने एक डाटा दिया है कि जहां 2019 में श्रीलंका का जो कर्जा था वो उनके GNI यानी कि सकल राष्ट्रीय आय का 69% हो गया है, जबकि
2010 में ये इसका लगभग आधा 39% ही था, यानी कि जितनी आपकी आय है उसका लगभग 70% तो कर्जा ही आपके ऊपर है। यहाँ पर देखिए किस तरह लाइनें लगी हुई है सामान को लेने के लिए। ना सिर्फ पेट्रोल डीजल की बल्कि केरोसिन की भी वहाँ पर कमी हो गई है, प्राकृतिक गैस की कमी हो गई है, और इसकी वजह से लोगों ने केरोसिन पे स्विच कर दिया है। बहुत सारी बेकरी बंद हो गई हैं, आलू 200 रुपये किलो मिल रहे हैं, हरी मिर्च 700 रुपये किलो मिल रही है, और दूध के पाउडर का जो 1 किलोग्राम का पैकेट है उसको 100 ग्राम के पैकेट में बनाकर बेचा जा रहा है, क्योंकि किसी के पास अब इतना पैसा ही नहीं है जो पूरे 1 किलो के पैकेट को खरीद सके। तो इतनी बुरी स्थिति में अभी आपने न्यूज़पेपर में 2 फैमिलीज की फोटो देखी होंगी जो करीब 50,000 रुपये एक बोट वाले को देकर श्रीलंका से भारत आए हैं। और इस तरह जो और फैमिलीज भी हैं वो आ सकती हैं, क्योंकि रोजगार खत्म हो गया है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। 15% के लगभग CPI श्रीलंका में चल रही है, जो एशिया में सर्वाधिक है। इसके अलावा जो एसेंशियल चीज़ें हैं उनकी कमी हो गई है, और उनके प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं कि एक आम आदमी के बस की वो पे करना नहीं रहा है। तो समस्या तो देखिए गहरी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अच्छा ये जो ब्लंडर हुआ है वहाँ पर इसके कारण क्या रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए जो मेन कारण रहा है वहाँ से शुरुआत करेंगे और फिर एक एक करके चीज़ों को ध्यान से समझेंगे। देखिए सरकारी नीतियाँ, ये सबसे बड़ा कारण जो है श्रीलंका में रहा है। इसके अलावा देखिए जो महिंद्रा राजपक्षे हैं, जो 2021 में उन्होंने बजट पेश किया था 2021 का, उन्होंने उसमें क्या किया कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र है और साथ में जो हल्दी वगैरह जैसे खाद्य उत्पाद हैं उन पर के इंपोर्ट पर ब्लंटली बैन लगा दिया, बिना कोई तैयारी किए, बिना कोई अपनी कोई स्कीम चलाए, लोगों को कोई राहत पहुंचाए। उन्होंने कहा कि जो हमने रासायनिक उर्वरकों पर बैन लगाया है और कुछ और खाद्य उत्पादों पर बैन लगाया है, इससे 2 फायदे होंगे। एक तो हमारे देश में जैविक कृषि को बढ़ावा मिलेगा, और दूसरा जो हमारे छोटे किसान हैं उनको फायदा मिलेगा, क्योंकि इंपोर्ट किया हुआ सामान लोग नहीं खरीदेंगे, छोटे किसानों ने जो उपजाया है उसको जो है लोग खरीदेंगे। लेकिन क्योंकि बिना तैयारी के ये बैन लगाया गया, और एक सर्वे में ये बताया गया था कि श्रीलंका के 90% किसान जो हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर पर डिपेंड करते हैं। उसमें से जो ज़्यादातर किसान हैं वो चाय, चावल और रबड़ का उत्पादन करते हैं। उन लोगों ने ये कहा गवर्नमेंट के बिना तैयारी के इस मूव से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, हमारा जो उत्पादन है वो लगभग आधा रह गया है। लेकिन देखिए गवर्नमेंट जो है अपने स्टैंड पर अटल रही। उन्होंने देखिए ये किया क्यों था, उन्होंने कहा भले किसानों के लाभ के लिए किया है, हमने ये कहा था, लेकिन देखिए जब वो इंपोर्ट चीज़ों को खरीदते हैं तो बदले में आपको अपना फॉरेक्स रिजर्व देना पड़ता है। तो अपने गिरते हुए फॉरेक्स रिजर्व को बचाने के लिए इन्होंने ये मूव उठाया था। बट क्योंकि सरकार ने चीज़ों को इंपोर्ट करने पे तो बैन लगा दिया, बट कंट्री में उनकी आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की, और साथ में केमिकल फर्टिलाइजर्स एकदम मिलने बंद हो गए, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैसी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी भारी मात्रा में कि किसानों की आवश्यकताएं पूरी हो सके। तो एक ब्लंडर जो है क्रिएट हो गया, और गवर्नमेंट की इन पॉलिसीज़ की वजह से एक क्राइसिस जो है वहाँ पर फेस करने को मिलता है। दूसरा रीज़न क्या है, देखिए हम शुरू में बात करते हैं 1989 की, वहाँ पर सिविल वॉर चला, इसके बाद कुछ ईस्टर अटैक हुआ। इन सब की वजह से वहाँ पर एक इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, यानी कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्थायित्व भी नहीं था। जब किसी कंट्री में वॉर होता हो, जब किसी कंट्री में गवर्नमेंट ना टिके रहती हो, तो वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो नहीं आएगा। तो जब FDI नहीं आया तो इसकी वजह से विदेशी मुद्रा आपको प्राप्त नहीं हुई। लेकिन क्योंकि आप इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, तो इसलिए आपको विदेशी मुद्रा को अर्जित करने के लिए किस पे निर्भर होना पड़ा, लोन पे। इसके लिए आपने सॉवरेन बॉन्ड जारी किए, आपने और कंट्री से पैसे उधार लिए, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं चीन का हो जाता है। वहाँ के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि श्रीलंका पर 3 कंट्रीज का सबसे ज़्यादा कर्जा है, जिसमें चीन, जापान और भारत का नाम उन्होंने लिया है। तो देखिए जब आप ऐसे कर्जे लेते हैं तो एक तो आपको ब्याज ज़्यादा चुकाना पड़ता है, दूसरा उनकी टाइमलाइन बहुत कम होती है कंप्लीट प्रिंसिपल को चुकाने की, तो आप इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे कर रहे हैं,
आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी जल्दी जो है पे करना है, साथ ही आपके एक्सपोर्ट वाले सेक्टर में कुछ खास बढ़ावा नहीं हुआ है, तो आपकी आमदनी भी अच्छी नहीं हो रही है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं अपने आप फॉरेक्स रिजर्व को बहुत विपरीत तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। इससे क्या हुआ, बहुत आसान करके समझते हैं। आपके यहाँ विदेशी मुद्रा आ नहीं रही थी, इसके लिए आपने जो है लोन लिए, उन लोन पे आपने इंटरेस्ट चुकाया, लेकिन आपके यहाँ एक्सपोर्ट भी ज़्यादा अच्छे नहीं थे। तो अब उन लोन को चुकाने के लिए जो थोड़ी बहुत आपकी आमदनी थी, जो पहले से आपका फॉरेक्स रिजर्व था, उस पर डिपेंड रहना पड़ा। तो एक तो उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है, ऊपर से फॉरेक्स रिजर्व में से आप चीज़ें निकाल रहे हो तो घड़े में से पानी निकालते ही रहेंगे, भरेंगे नहीं तो खाली तो हो ही जाएगा। सेम यही स्थिति जो है श्रीलंका ने फेस की है। ठीक है, तो सरकारी पॉलिसीज में आप समझे, यहाँ पर देखिए जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर सेना को जो है तैनात करना पड़ रहा है। अभी हाल ही में 2 बुजुर्गों की इंतजार की लाइन में लगे हुए डेथ हो गई थी भीषण गर्मी की वजह से, थोड़ा वहाँ पे एक मतलब उपद्रव जैसी सिचुएशंस आ गई थी। तो अब आप देख सकते हैं कि सेना की तैनाती बकायदा आपको करनी पड़ रही है। ठीक है, तो हमने समझा कि सरकारी पॉलिसीज, उसमें से उनका जो आर्थिक विकास मॉडल था, जब देखिए कोई कंट्री सिविल वॉर से जूझ रही होती है तो इसकी इकोनॉमी टोन अपार्ट हो जाती है। अब उसको ठीक तो करना पड़ेगा, इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम चलाने पड़ते हैं, उसके लिए पैसा चाहिए। लेकिन आपके यहाँ पे जो टूरिज्म सेक्टर है वो जो पेंडेमिक है उसकी वजह से हिट हुआ है, आपके एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ पा रहे हैं, इंपोर्ट आपके एज इट इज चल रहे हैं। गवर्नमेंट अपनी पॉलिटिकल एजेंडा के लिए ऐसे वेलफेयर प्रोग्राम चला रही है जो इकोनॉमी को हार्म कर रहे हैं। तो इसकी वजह से लॉन्ग टर्म में जो है आपको नुकसान देखने को मिला है और आज एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है श्रीलंका में और ये देश लगभग डिफॉल्ट होने की स्थिति में पहुंच चुका है। ठीक है, ये आप समझे। इसके बाद यहाँ पर आप सिचुएशंस देख सकते हैं कि क्या एक कंट्री में फिलहाल एक सिचुएशन देखने को मिल रही है। इसके बाद देखिए न्यूज़पेपर में एक और कारण बताया जा रहा है जो मैं आपके साथ डिस्कस भी कर चुकी हूँ। एकदम से जो उन्होंने ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पर स्विच किया है, तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में होते हैं। जब भी आप किसी परंपरागत कृषि से या किसी भी ट्रेडिशनल प्रथा से किसी दूसरी चीज पर स्विच करते हैं तो ट्रांजिशन फेज में आपको कुछ नुकसान देखने को मिलते हैं। जो हमारा केमिकल फर्टिलाइजर होता है वो फसलों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। ठीक है, जब आप ऑर्गेनिक पर स्विच करते हैं तो स्टार्टिंग के कुछ सालों में आपकी प्रोडक्टिविटी डिप होती है, फिर धीरे धीरे जो है चीज़ों एडजस्ट होती हैं, तब होता है। तो वहाँ पर देखिए चावल वगैरह की जो है कमी हो गई और जो चाय वगैरह जैसी चीज़ें थी जो कि वहाँ के एक्सपोर्ट का लगभग 10% हिस्सा अता करती हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी में काफ़ी कमी देखने को आई। तो जो है आज आपको एक क्राइसिस वहाँ पर फेस जो है करना पड़ रहा है। ठीक है, ये आप समझ गए कि अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़े। इसके बाद अगर पर्यटन की बात करें तो मैंने कई बार आपको बता दिया कि जो है महामारी की वजह से इनका जो सेक्टर है टूरिज्म हिट हुआ है। वहाँ की गवर्नमेंट ने देखिए टूरिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया था ये सोच के कि ये हमारी इकोनॉमी को रिवाइव करेगा। लेकिन अभी देखिए पेंडेमिक आया और जो उनका एक तरीके से इन्वेस्टमेंट था उस पर रिटर्न नहीं मिल पाया, तो टूरिज्म सेक्टर इस वजह से हिट हुआ। अभी रिसेंट में रशिया और यूक्रेन वॉर चल रहा है और श्रीलंका में टूरिस्ट आते हैं उनकी एक बहुत बड़ी संख्या रशिया, यूक्रेन, बेलारूस और पोलैंड से भी है। तो अब क्योंकि वो टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं तो ये आपको प्रॉब्लम हुई। इसके अलावा देखिए यूरोप के कुछ कंट्रीज ने अपने यहाँ के लोगों को ये कहा है कि पेट्रोल पंप वगैरह पे लाइनें हैं, फूड वगैरह की तंगी हो गई है। उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है अपने नागरिकों को। और जो लोग हैं अब एक ऐसी कंट्री जहाँ पे खाना ना मिलता हो, जहाँ पे बेसिकली एक जो हम आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, आप सेफ ना महसूस करते हो, तो टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे पहले प्रभावित होता है। तो जहाँ से आप अपनी देश के जीडीपी का लगभग 10% लेते थे, जब वो डूब जाएगा तो आप तो डूब ही जाएंगे। तो ये एक रीज़न हुआ। इसके अलावा देखिए अब वहाँ पे क्या है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। ठीक है, देखिए क्या हुआ था, इन्होंने एक आपातकाल जो है लागू किया था, आर्थिक आपातकाल, जिसमें इन्होंने ये कहा था कोई भी जो खाने पीने की चीज़ें उनकी होर्डिंग करके नहीं रख सकता। ठीक है, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, एक फियर क्रिएट हो गया, लोगों को लगने लग गया कि क्राइसिस जैसी सिचुएशंस हो गई है और बाकायदा सेना को इन्होंने ज़्यादा पावर दी, जिसमें सेना को ये कहा गया कि जिस कीमत पर सरकार सामान बेचना चाहती
क्वालिटी है क्या उसी कीमत पर बिक रहा है, तो इसकी भी वहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को जो है मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका है उसने जनवरी के माह में एक आधिकारिक बयान जो है जारी किया है, जहां उन्होंने कहा कि जो महंगाई की दर है वो 12.1% तक की जो है उसमें वृद्धि हुई है, जबकि नवंबर की बात करें तो 9.5 थी। देखिए नवंबर से दिसंबर में 9.5 से सीधे 12.1 हो गई, और अगर फरवरी महीने की मैं बात करूँ तो 15.1% थी, जो कि एशिया में सर्वाधिक थी। हमारे यहाँ पे 6.1% का सीपीआई का रेट अभी चल रहा है, और आरबीआई में और न्यूज़पेपर्स में अभी से ये चीज़ें चर्चा में आने लग गई हैं कि जो एक बैंड डिसाइड किया था हमारे यहाँ आरबीआई और गवर्नमेंट ने बैठ के, उस बैंड से ऊपर महंगाई चली गई है। हम 0.1 को लेके इतना चिंतित हैं, यहाँ पर देखिए क्या हाल हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या हुआ है, ये यहाँ पे भारत सरकार के जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, वहाँ पे उनके वित्त मंत्री हैं बासिल राजपक्षे। ठीक है, ये एक्चुअली बासिल राजपक्षे जो है महिंद्रा राजपक्षे और गोटबाया राजपक्षे के भाई हैं, और ये भी मैं आपको बताऊंगी कि फैमिली रूल की वजह से भी प्रॉब्लम्स वहाँ पे फेस करने को मिली है। पहले ये समझते हैं, जो फॉरेक्स रिजर्व आप करते थे तो देखिए जो निर्यात उन्मुखी क्षेत्र थे जैसे टेक्सटाइल वाला, चाय वाला, रेमिटेंस आदि, ये पेंडेमिक की वजह से प्रभावित हुए, जिसकी वजह से जो विदेशी मुद्रा है उसका सर्जन नहीं हो पाया। यहाँ पे आप देखिए सेंट्रल बैंक का एक डाटा देख सकते हैं, 2020 में कुछ यहाँ पे स्थिति थी, 2022 में देखिए कितना ज्यादा ये ड्रॉप हुआ है, स्थिति एकदम डाउनवर्ड गई है। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व की। इसके बाद आ जाइए कि विदेशी ऋण और व्यापार घाटा, तो देखिए लगभग $7 बिलियन का जो है उसके पास अभी भी उधार पड़ा हुआ है, जिसमें से 5 बिलियन हिस्सा तो चीन का ही है, और उन्होंने पिछले ही साल 1 अरब जो है पैसा चीन से और लिया था अपने पुराने कर्जों को उतारने के लिए। तो जब भी आप अपने नए पुराने कर्जों को उतारने के लिए नए कर्जे लेने लगते हैं तो एक दुष्चक्र वाली साइकिल में जो है फंस जाते हैं, क्योंकि आपने पहला कर्जा उतार दिया, जो नया है अब आपको उसका इंटरेस्ट चुकाना रहता है। जब तक आप इंटरेस्ट का प्रबंधन करते हैं तब तक आपको प्रिंसिपल अमाउंट चुकाने का टाइम आ जाता है, और क्योंकि आपने कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं किए हैं, आपके यहाँ इनकम जनरेट नहीं हुई है, तो अब उस नए कर्जे के लिए अगेन आपको एक कर्जा लेना पड़ेगा, जो कि श्रीलंका फिर से कर रहा है। उसने चाइना और भारत से गुहार लगाई है, इसको भी हम आगे समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, श्रीलंका का जो बकाई कर्ज है कहाँ कहाँ से है। बाजार से उन्होंने 47% लिया है, एशियाई विकास बैंक से 13% है, जापान से 10% है, चीन से 10% है, वर्ल्ड बैंक से 9% और भारत से भी 2% लिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे काफी सारा कर्जा उनके पास है। इसके अलावा देखिए जो व्यापार घाटा चल रहा है वो भी $10 बिलियन का चल रहा है। ठीक है, जो श्रीलंका के वित्त मंत्री हैं बासिल राजपक्षे, जिनकी फोटो मैंने आपको दिखाई थी, उन्होंने बताया था 3 कंट्रीज का उन्होंने नाम लिया है कि इनका हम पर कर्जा है। बेसिकली उस बयान के द्वारा कुछ इस तरह का संदेश देना चाहते थे कि ये कंट्रीज जो है फिर से डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग करें, मतलब हमें थोड़ी मोहलत दे दें कि पैसा हम थोड़ा थम के चुका देंगे, इंटरेस्ट वगैरह थोड़ा कम कर दें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, ये रीजन आपने समझे। अब एक रीजन हम और समझते हैं कि फैमिली रूल। देखिए महिंद्रा राजपक्षे, गोटबाया राजपक्षे और बासिल राजपक्षे तीनों भाई हैं। पहले वो 2 साल के लिए राष्ट्रपति रहे थे, अब वो प्रधानमंत्री बन गए हैं। दूसरे भाई उनके राष्ट्रपति हैं, ये वित्त मंत्री हैं। ये देखिए अमेरिकी नागरिक है, और एक अमेरिकी नागरिक को संसद का सदस्य बनाने के लिए इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बकायदा एक संशोधन किया, और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके अपने भाई को जो है इन्होंने संसद का सदस्य बनाया है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि भारत में अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो। इसीलिए डेमोक्रेसी का होना और एक सच्ची डेमोक्रेसी का होना जरूरी होता है। यहाँ पे देखिए विदेशी मुद्रा भंडार, तो अप्रैल 2021 का आप डाटा देखेंगे तो करीब 3.5 बिलियन के आसपास था। वही अगर आप मार्च की बात करें 2022 की, तो ये जो है डिप हो गया है, लगभग 2% के आसपास ये रह गया, 2 बिलियन के आसपास रह गया है। सेम डाटा जो है आपको यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद आ जाइए, अब अगर चाइना के फैक्टर की बात करें तो ये तो हम सबको कहानी पता ही है कि चाइना बहुत लोन देता है, उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल जो नीति है, साथ में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, वो डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी पे काम करती है। लेकिन एक स्पेसिफिक
पॉइंट में हम बात करेंगे हम्बनटोटा बंदरगाह। दरअसल चीन की तरफ से श्रीलंका को ये वादा किया गया था कि हम इस बंदरगाह में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब ये तैयार हो जाएगी, काम करना शुरू कर देगी, तो आपको रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा और आप हमारा कर्ज जो है धीरे धीरे करके चुका सकते हैं। तो चीन का कर्ज और चीन की ही जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनियां थी और चीन के ही मजदूर भी थे, यानी कि आपके लोगों को तो रोजगार भी नहीं मिलता है, ठीक है, उनकी मदद से शुरू की गई थी अरबों की परियोजना और बहुत जल्दी ये विवाद में फंस गई। वहां के लोग जो है इसका विरोध करने लग गए थे। जो महिंदा राजपक्षे है ना, उनके शासनकाल के दौरान बहुत ज्यादा चीन की तरफ श्रीलंका का झुकाव हुआ है। तो ये परियोजना जब पूरी नहीं हो पा रही थी, लेकिन क्योंकि आपके पास पैसा उधार पड़ा है तो इंटरेस्ट तो आपको चुकाना ही है, परियोजना चल रही है नहीं चल रही है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, श्रीलंका चीन के कर्जे में दबता रहा। फिर बातचीत हुई, 2017 में एक समझौता हुआ और आखिरकार चीन ने कहने के लिए लीज पर बकायदा श्रीलंका की जमीन को खरीद लिया, क्योंकि 99 साल की लीज हुई और उन्होंने जो उधार श्रीलंका को वापस करना था चाइना का, उसके बदले लीज पर जो है ले लिया और करीब बंदरगाह की 70% फीसदी जो हिस्सेदारी थी वो भी दे दी। तब जाकर चीन ने दोबारा इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। अब ये श्रीलंका के लिए गले की एक ऐसी फांस बन गई है जिसको ना वो उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। अगर उस पर काम रोक देते हैं तो ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट हो चुकी है उसका कर्जा कैसे उतारेंगे, और अगर उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जब इससे रेवेन्यू आएगा तभी कुछ अच्छा हो पाएगा, तो उनको चीन पे और ज़्यादा डिपेंड होना पड़ेगा। ठीक है, ये आप समझ गए। अब देखिए हम्बनटोटा बंदरगाह है, यहाँ पे एक मैप दिखाया गया है, ये चाइना है, श्रीलंका, इंडिया और पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट, ठीक है। यहाँ पे जो बांग्लादेश है उसकी चित्तगोंग पोर्ट है और म्यांमार की सितवे पोर्ट है। और ये जो व्हाइट कलर की लाइंस बेसिकली दिखाई हुई है स्ट्रेट ऑफ मलक्का से यहाँ पर, साथ में डायरेक्ट जो साउथ चाइना सी है यहाँ पर, और ये श्रीलंका की हम्बनटोटा पोर्ट पर। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट सी रूट को चाइना घेर रहा है और चाइना के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लोकेशन है। इंडिया के लिए तो और भी ज्यादा है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर बंदरगाह के नाम पे चाइना के द्वारा एक नेवल बेस यहाँ पे स्टैब्लिश कर दिया जाता है तो बहुत कम दूरी है दोनों मेनलैंड कंट्रीज के बीच में। तो बेसिकली भारत की गतिविधियों पर निगरानी रखना चीन के लिए बहुत आसान हो जाएगा। और ये हम जानते ही हैं कि वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज के पीछे अपना एक मिलिट्री एजेंडा तो रखते ही हैं, उनकी जियोपॉलिटिक्स काम ही इसी तरीके से करती है। तो ये आपने मैप के द्वारा इसकी जो है लोकेशन देख ली। अब देखिए आर्थिक विशेषज्ञ कहते हैं कि श्रीलंका को जो है आईएमएफ से ऋण लेना चाहिए, लेकिन अगर आप आईएमएफ से ऋण लेंगे तो याद कीजिए 1990s इंडिया में भी संकट आया था, हम आईएमएफ के पास गए थे और उन्होंने शर्त रखी थी आपको अपने यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने होंगे, और फिर हमने वो रिफॉर्म किए थे तब जाके हमको जो है लोन मिला था। सेम श्रीलंका को भी डर है। पहली बात तो हमें जो है पश्चिमी जो वर्ल्ड है उसके अनुरूप अपनी पॉलिसीज बदलनी होंगी। इसके अलावा हमारे यहाँ जो मानवाधिकार हनन हुआ है, ठीक है, उसको लेके जवाब देना पड़ेगा, ठीक है, जो तमिल्स की हत्या वहाँ पे हुई है। तीसरा, उनके यहाँ जो 13th अमेंडमेंट होना था कॉन्स्टिट्यूशन का, जो उन्होंने होल्ड कर रखा है, उसको लागू करना पड़ जाएगा, जिसमें जो है तमिलियंस को कुछ राइट्स देने की बात की गई है। तो वो थोड़ा डर रहे थे कि हम जो है चीन और भारत से ही लोन ले लेंगे। लेकिन अब देखिए आज ही की ये न्यूज़ है कि श्रीलंका वर्ल्ड बैंक से और साथ में आईएमएफ से जो है लोन ले सकता है, एक सोर्स ने बताया है। उन्हीं की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट ऐसी नहीं आई है, ध्यान रखिएगा। अगेन बताया हुआ है कि श्रीलंका को भारत ने 1 बिलियन की क्रेडिट लाइन दे दी है और साथ में ये हिंट मिले हैं कि वो आईएमएफ से भी हेल्प जो है ले सकता है। ठीक है, तो ये अब आप समझ गए। अब बात करते हैं चीन और भारत क्या मदद कर रहे हैं। देखिए श्रीलंका ने चीन और भारत दोनों से क्रेडिट ऑफ लाइन मांगा है। क्रेडिट ऑफ लाइन क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। कोई भी बैंक या कोई भी वित्तीय संस्था जब किसी देश को या किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को एक लोन दे देती है एक लिमिट के साथ, और बताया जाता है कि इस लिमिट के अंदर आप मैक्सिमम कितना भी लोन जो है ले सकते हैं, तो उसको लाइन ऑफ क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल इसके अंदर टर्म्स होती हैं। तो इसकी गुहार उसने की है, बदले में वो क्या दे रहा है ये देखते हैं। श्रीलंका में चीन द्वारा एक कोलंबो पोर्ट सिटी बनाई जा रही थी, तो श्रीलंका ने चाइना की मदद के बदले उनसे ये कहा है कि इस कोलंबो पोर्ट सिटी के जो एफडीआई के रूल्स हैं इनमें हम थोड़ी सी ढील दे देंगे, और एफडीआई
एफटीआई की शर्तों में उन्होंने बकायदा संशोधन भी किया है। भारत को उन्होंने क्या ऑफर किया है, तो भारत का जो बड़ा अडानी समूह है उसको उन्होंने बोला है कि जो कोलंबो बंदरगाह का पश्चिमी कंटेनर टर्मिनल है उसको आप डेवलप कीजिए, उसकी परियोजना की 51% की हिस्सेदारी अब उन्होंने दे दी है। पहले वो ना कर रहे थे लेकिन अब उनको जो है चीज़ें करनी पड़ रही है। इसके अलावा जो त्रिकोणामली है ऑयल टैंक, उसमें भी उन्होंने इंडिया को अब हाँ दे दी। इंडिया बहुत लंबे टाइम से परस्यू कर रहा था बट वो हमेशा चाइना कार्ड प्ले करते थे, बट फाइनली उनको मानना पड़ा। तो देखिए इसके बाद अगर बात करें चाइना की, ठीक है, तो चाइना का जो साउथ एशिया की जो कंट्रीज हैं उन पे कितना एक्सटर्नल डेब्ट है, तो देखिए मालदीव सबसे ज़्यादा है, फिर लाओस है, म्यांमार है, कंबोडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। ये एक डाटा है वर्ल्ड बैंक का, ठीक है, इंटरनेशनल डेब्ट स्टैटिक्स डेटाबेस से। तो ये कंट्रीज देखिए चाइना के डेब्ट में इस तरीके से डूबी हुई हैं। अब देखिए क्या है, चीन ने बोला है कि 1.5 अरब डॉलर की मुद्रा विनिमय व्यवस्था हम करेंगे, ठीक है। हालांकि चीन ने पहले हाथ खड़े कर दिए थे लेकिन अब वो थोड़ा सा आगे आए हैं हेल्प करने के लिए, क्योंकि इंडिया ने जो है बोल दिया था कि हम आपकी जो है हेल्प करेंगे। हम बात करते हैं भारत की, क्योंकि हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए जो एक वर्चुअल समिट हुआ था, हमारे जो श्री जयशंकर हैं, एक उस समिट में इन्होंने बोला कि हम जो है आपकी हेल्प करेंगे और साथ में 1 बिलियन क्रेडिट लाइन जो है वो साइन भी हुई ताकि जो असेंशियल सर्विसेज हैं उनकी सप्लाई की जा सके। लिखा भी हुआ है ईंधन, भोजन और दवाओं के आयात के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट लगभग $1.5 बिलियन का जो है दिया गया है। 1 बिलियन का आई थिंक ये साइन भी हो गया है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अब हम बात करते हैं कि श्रीलंका को निर्यात होने वाले बड़े जो सामान है उसमें भारत से क्या निर्यात होता है और चीन से क्या निर्यात होता है। एक टेबल आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा अगर आप देखेंगे ना तो जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वो भारत से निर्यात होती है और भारत वन ऑफ द बिगेस्ट डेस्टिनेशन है जो श्रीलंका के साथ ट्रेड करता है और 70% ट्रेड जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत होता है। तो बेसिकली भारत के पास एक बहुत अच्छा मौका है कि वो श्रीलंका से चीज़ों को इंपोर्ट करके उनके फॉरेक्स रिजर्व में उनके डॉलर्स वाला जो कमी हो रही है उसमें योगदान दे सकता है और चाइना को थोड़ा साइड कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि 2020 में श्रीलंका के निर्यात के बड़े गंतव्य कौन से थे, तो आप देखेंगे भारत लगभग 654 मिलियन था, वहीं अगर चीन की बात करें तो 252 मिलियन था। तो यानी कि भारत जो है ट्रेड के मामले में थोड़ी अच्छी स्थिति में है। तो इतना आप समझ गए। तो भारत ने इसके अलावा करेंसी स्वैप मतलब एक्सचेंज करना होता है। दो कंट्रीज अपनी करेंसीज को ये डिसाइड कर लेती हैं कि किस एक्सचेंज रेट पे हम आपस में बदलेंगे और फिर करेंसीज को स्वैप कर लेती है। इससे डॉलर पे उनकी निर्भरता कम हो जाती है। इसका भी एक एग्रीमेंट किया है। इसके अलावा देखिए भारत ने जो श्रीलंका को ऋण दिया है उसको भी वो बोल रहे हैं ठीक है आप आराम से दे दीजिएगा, कोई ऐसी जल्दबाजी भी नहीं है। जो ट्रिंको तेल फार्म है देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिशर्स के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, इसके को भी मॉडर्नाइज करने के लिए अब भारत को जो है हाँ कर दी है श्रीलंका की तरफ से। इसके अलावा जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है उसने 40,000 टन ऑयल जो है श्रीलंका को भेजा है, ठीक है। इसके अलावा जो उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी नैनो नाइट्रोजन के ट्रक जो है भारत ने श्रीलंका को भेजे हैं। मतलब अपनी जो एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है इंडिया की उसको एकदम साकार करते हुए एक अच्छे दोस्त की तरह भारत जो है एक बिग ब्रदर वाला रोल यहाँ पर निभा रहा है। हालांकि जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो उस बिग ब्रदर टर्म को नेगेटिव कॉनोटेशन में लेते हैं, लेकिन भारत हमेशा एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी के तहत अपने पड़ोसियों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। अब बात करते हैं कि क्या श्रीलंका का ये जो क्राइसिस है और इसमें जो भारत मदद कर रहा है तो हम चाइना को एकदम काउंटर ही कर देंगे। तो एक्चुअली देखिए जो हमारा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है उसके एक शोधार्थी थे, उन्होंने ये कहा है, जिनका नाम था एन सत्यमूर्ति, एक शोध रिपोर्ट निकाली है। उनका ये कहना है भारत चाहे जो कर ले श्रीलंका चाइना कार्ड को प्ले करने से बाज नहीं आएगा क्योंकि ये उनके हितों में काम करता है। वो दोनों कंट्रीज को बैलेंस करके रखना चाहते हैं ताकि वो दोनों तरफ से लाभ जो है ले सके। तो इंडिया को थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है। इसके अलावा कुछ इश्यूज भी हैं श्रीलंका और भारत के बीच में, जैसे तमिलियंस का इश्यू है, मछुआरों का इश्यू आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स वाला इश्यू आ जाता है। और अगर आप देखें तो अभी ये जो करेंसी स्वैप वाली बात थी, पहले एक्चुअली इंडिया इसके लिए भी एग्री नहीं हो रहा था और अब हो गया है, तो ये एक इश्यू था, खैर ये सॉल्व हो गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो देखिए श्रीलंका ने बहुत सारे प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट्स थे जिनको भारत को देने से मना कर दिया था, और इंडिया, जापान, श्रीलंका का ईस्ट कंटेनर टर्मिनल एक प्रोजेक्ट बनना था, उससे भी श्रीलंका पीछे हट गया था। तो इन सारे इश्यूज को टैकल करने की जरूरत है। भारत में जो ब्यूरोक्रेसी डिले होता है, जिसकी वजह से हमारी नेबर कंट्रीज ये समझती हैं कि ठीक है, इन्होंने हाँ तो बोल दी हेल्प करेंगे, लेकिन पता नहीं कब करेंगे, लंबा प्रोसेस चलता है, जबकि चाइना तुरंत हेल्प कर देता है। तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने बायलैटरल रिलेशनशिप को अच्छा करने की। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस ये अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको शायद कहीं और से कुछ पढ़ने या देखने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी आई है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा, शेयरिंग इज केयरिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बेहद धन्यवाद। और मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहती हूँ उन लोगों को जो रोज़ाना कमेंट करके हमें मोटिवेट करते हैं, और जो नहीं करते हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी। पढ़ाई करते रहिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।